हो सकता है कि आज से 5 साल बाद कुछ ऐसे सीन्स को हमने डिसाइफर कर लिया, कुछ ऐसे टेक्स्ट को डिसाइफर कर ले जिनमें ऐसा जिक्र है कि हड़प्पन का ना अफ्रीका से भी ट्रेड होता था। हमें ये एविडेंस नहीं मिला कि हड़प्पन रेड सी को क्रॉस करके ट्रेड करते थे या नहीं करते थे, वो आसान रास्ता अपनाते थे, पर्शियन गल्फ के थ्रू ट्रेड किया करते थे। रेड सी का हमें एविडेंस नहीं मिला। तो सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स यानी कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन के सब टॉपिक सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था उसके लिए जो वेरियस मटेरियल्स की जरूरत थी, चाहे वो कार्नेलियन हो, चाहे लैपिस lazuli हो, चाहे जैस्पर हो, क्रिस्टल हो, अलग अलग मेटल्स हो, इनको कहाँ से प्रोक्योर किया जाता था, कहाँ से मंगवाया जाता था। एंड फिर आज की वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे कि जिन मटेरियल्स को मंगवाया जाता था, अब बहुत सारे मटेरियल्स होते थे जो बाहर से आते थे, या तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसे इलाके से आते थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाहर के होते थे, या वो सीधे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से आते थे, यानी कि ओमान से आते थे, मेसोपोटामिया से आते थे, इजिप्ट से आते थे, आप कह रहे तो बहरीन से आते थे। हालांकि इजिप्ट से कोई डायरेक्ट ट्रेड का अवशेष तो है नहीं हमारे पास, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इजिप्ट से भी ट्रेड होता होगा। आगे चल के पूरी चीज़ों को हम खोलेंगे, सारी ताओं को। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द फॉरेन ट्रेड एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नागेश्वर एंड बालाकोट। जब हमने मटेरियल के प्रोक्योरमेंट की बात की थी, देन वी डिस्कस्ड अबाउट कि मटेरियल को प्रोक्योर करने का दो तरीका होता है। या तो एक आप एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट लगा रहे, यानी कि हमने कहीं पे खुदाई करी एंड वहाँ पे हमें ना लैडल्स के, बैंगल्स के, शील्ड्स के बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल गए। तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे सेटलमेंट बना देंगे। सेटलमेंट मतलब वहाँ पे फैक्ट्री लगा देंगे, आप ऐसा सोचिए, ताकि वहाँ पे उस चीज़ों का एक्सकवेशन, एक्सट्रैक्शन होता रहे एंड हमारी जो रॉ मटेरियल की नीड है वो हमेशा के लिए फुलफिल होती रहे। तो नागेश्वर एंड बालाकोट में किन चीज़ों का रॉ मटेरियल ऑब्टेन किया जाता था? क्या वो शेल्स के रॉ मटेरियल, शेल मेकिंग के रॉ मटेरियल ऑब्टेन किए जाते थे? क्या स्टीएटाइट के रॉ मटेरियल, क्या गोल्ड के रॉ मटेरियल, या आप कह रहे तो लैपिस lazuli के रॉ मटेरियल? आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अगेन राइट ऑप्शन चुन के जवाब देंगे। आई विल गिव यू हर्ट अगर आपका आंसर सही है तो, आई विल गिव यू हर्ट फिर भी आपको दे मिलेगा अगर आपका आंसर गलत है तो। एंड इन एडिशन टू दैट एन एलेबोरेटिव एक्सप्लेनेशन विल बी गिवन टू इफ यू डिलीवर द रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेटिव आंसर आपको मिलेगा। सो इट वुड बी बेटर अगर आप रॉन्ग आंसर दे। दिस इज बेसिकली टू इनकरेज यू टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर, डोंट बी फियर अबाउट फेलियर, ठीक है? ताकि जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इरिटेशन दूर होगी। एंड हम तो यहाँ बैठे हैं एलेबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो। द फॉरेन ट्रेड बेसिकली हमारे पास एविडेंसेस हैं 3 जगहों के। अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने फिगर आउट करी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा अभी कहा जा रहा है कि केवल ओमान, मेसोपोटामिया, बहरीन से हड़प्पन का ट्रेड होता था। हो सकता है कि आज से 5 साल बाद कुछ ऐसे सीन्स को हम लोग डिसाइफर कर ले, या कुछ ऐसे टेक्स्ट को डिसाइफर कर ले जिनमें ऐसा जिक्र है कि हड़प्पन का ना अफ्रीका से भी ट्रेड होता था, हड़प्पन का सोमालिया से भी ट्रेड होता था, हड़प्पन का मोरक्को से भी ट्रेड होता था, या हड़प्पन का चाइना से भी ट्रेड होता था, या थाईलैंड से भी ट्रेड होता था। सो टिल द एविडेंसेस वी हैव एज पर द डेट, इसके अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि 3 देश ऐसे हैं, 3 सिविलाइजेशन या 3 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ से हड़प्पन का फॉरेन ट्रेड होता था। फॉरेन ट्रेड अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही किसी से हो रहा है तो उसको हम फॉरेन ट्रेड नहीं कहेंगे, वो हमारा इंटरनल ट्रेड है। सो द ओमान, मेसोपोटामिया एंड द बहरीन वेर द फॉरेन ट्रेड पार्टनर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ एविडेंसेस क्या क्या मिले हैं जिनसे हमें ये चीज़ें पता चली है? सबसे पहला तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट एंड मेसोपोटामियन सील्स। मेसोपोटामियन सील्स में बहुत बार हड़प्पन सील्स जैसा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज मेसोपोटामियन सील्स, एंड यहाँ पे हड़प्पन सील्स में जैसे बुल्स को दर्शाया गया है वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे सील्स में बुल्स को दर्शाया जा रहा है। तो इस चीज एंड ऐसे हमारे पास बहुत कम ही सील उपलब्ध है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा कि हड़प्पन के कांटेक्ट में आने के बाद, उनके सील्स को देखने के बाद उनकी कलाकृतियों को उन्होंने अपने सील्स में भी उभारना शुरू कर दिया हो। सो द मेसोपोटामियन सील्स आप कह लें तो उसके बाद बुल्स को उभारना शुरू कर देते हैं अपने मोटिव्स में। एंड ओमान में कैसा एविडेंस मिला है? तो वी हैव फाउंड हड़प्पन जार, एक हड़प्पन जार मिला है जिसमें प्रोबेबली किसी लिक्विड को स्टोर किया जाता होगा। किस लिक्विड को स्टोर किया जाता होगा ये हमें नहीं पता, बट लिक्विड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रही होगी क्योंकि इसके बदले हम ओमान से कॉपर लेते थे। एंड ओमान एक कॉपर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉपर आता था ओमान से एंड जो मेसोपोटामिया में कॉपर आता था ओमान से, उनमें सिमिलैरिटी है। उनके जो आप कह ले जो ओर है उनमें सिमिलैरिटी है, यानी कि ओमान ही प्रोबेबली मेसोपोटामिया को भी कॉपर एक्सपोर्ट करता होगा एंड हड़प्पन को ही कॉपर एक्सपोर्ट करता होगा, इनको भी कॉपर एक्सपोर्ट करता होगा। सो द सिमिलैरिटी ऑफ कॉपर बिटवीन द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एंड ओमान्स कॉपर, आप तीनों जगह पे देखेंगे। हमने ये कैसे पता लगाया कि हड़प्पा के जो कॉपर है वो ओमान से आते होंगे। हड़प्पा में जितने भी आर्टिफैक्ट्स कॉपर के बनाया जा रहा है वो ओमान से आते होंगे। इसका अंदाजा बेसिकली हमें इससे लगा जब हमने ओमान के एंशिएंट कॉपर जो कि
कंटेम्प्रेरी रहे होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से, उनको निकाला। एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट में जहाँ जहाँ कॉपर का इस्तेमाल किया गया उनको निकाला। दोनों को जब रिसर्च किया गया तो वी फाउंड कि इन दोनों का सिमिलर पैटर्न है, इन दोनों का सिमिलर बेस है, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो हमें ये चीज़ तो पता थी कि हड़प्पा में कहीं भी कॉपर का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता था कि हम ओमान को भेज सके। हमने आपको बताया ना कि कॉपर तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लैंड में था ही नहीं, वो राजस्थान के झुंझुनू रीजन में जाते थे। एक आप कह ले तो अलग ही कल्चर वहाँ एग्जिस्ट करता था, उनके साथ इन्होंने तालमेल बिठाया हुआ था, वहाँ से वो लोग कॉपर लेते थे। तो राजस्थान में जाके लोग कॉपर की नीड्स को फुलफिल करते थे, वो भी फुलफिल नहीं हो पाती थी बिकॉज डोमेस्टिक नीड ही बहुत ज़्यादा है, तो आप फॉरेन नीड कहाँ से फुलफिल करेंगे। तो कहाँ से इस बात को तो आप बेसलेस मान लीजिए कि हड़प्पन कॉपर ओमान जाते होंगे। अगर हड़प्पन कॉपर है ओमान में पाए जाने वाले कॉपर में कुछ भी सिमिलरिटी है। एंड ये दोनों कंटेम्प्रेरी एज की बात की जा रही है, यानी कि जिस एज के कॉपर को हमने हड़प्पा में खोजा उसी एज के कॉपर के चीज़ों को हमने ओमान में रिसर्च करा। तो अगर कंटेम्प्रेरी कॉपर में दोनों जगह कॉपर से बने हुए मटेरियल में अगर सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, तो एक चीज़ तो यहाँ पे बेसलेस मान लें कि हड़प्पा वाले ओमान को कॉपर देते होंगे, क्योंकि हड़प्पा वाले की पूरी डोमेस्टिक नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है क्योंकि उनके पास कॉपर का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो हाउ विल दे एक्सपोर्ट टू द ओमान। तो इसका मतलब ये है, इसका तो एक ही एंगल बचता है कि ओमान ही हड़प्पन्स को कॉपर एक्सपोर्ट करता होगा। एंड जब हमने हड़प्पन्स के कॉपर में, ओमान के कॉपर में एंड मेसोपोटामिया के कॉपर में सिमिलैरिटी देखी है एंड बेस इसकी हमने ट्रेस किया तो ओमान से कनेक्टेड बनता है, तो वी फाउंड कि अच्छा ओमान ही मेसोपोटामिया को भी कॉपर एक्सपोर्ट करता होगा एंड हड़प्पा को भी कॉपर एक्सपोर्ट करता होगा। इसके अलावा मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है वो भी जिक्र करता है ओमान का, वो भी जिक्र करता है बहरीन का, एक वो ट्रेड पार्टनर है बहरीन, हमारा आज भी देश के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये सब मिडिल ईस्ट में पढ़ते हैं, हमारे पर्शियन गल्फ में। एंड उसके बाद टेक्स्ट में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो हमने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था, तो उस स्क्रिप्ट को बहुत ज़्यादा हद तक डिसाइफर कर लिया गया है, बहुत ज़्यादा हद तक उसको पढ़ना सीख लिया गया है आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। लेकिन ये जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। इसीलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास चीज़ें रहते हुए भी हम पता नहीं लगा सकते। तो दिस इज बेसिकली द टास्क अपॉन अस कि हम आगे चल के इन सील्स को, इन स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करें ताकि आने वाले जनरेशंस का काम आसान हो सके, उनको अपने एंसेस्टर्स के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता लग सके। नाउ कमिंग टू द चार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, यहाँ पे आप ओमान को देखिए, मेसोपोटामिया को देखिए, बहरीन को देखिए। ओमान के साथ कॉपर हम लोग ट्रेड करते थे, कॉपर वहाँ से आता था, फूड ग्रेन हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। तो फूड ग्रेन्स को हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, कॉपर को इम्पोर्ट करते थे। फिर मेसोपोटामिया में हम लोग लैपिस लजुलाई, कार्नेलियन वगैरह हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, कार्नेलियन, लैपिस लजुलाई वगैरह एक्सपोर्ट करते थे। एंड कॉपर हम लोग इंपोर्ट करते थे, कॉपर भी एक्सपोर्ट करते थे एक तरह से। तो क्योंकि मेसोपोटामिया से जो कॉपर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वो ओमान से ही आए होंगे, तो कार्नेलियन, लैपिस लजुलाई, कॉपर वगैरह हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद बहरीन से बात करें तो यहाँ भी फूड ग्रेड्स हम लोग एक्सपोर्ट करते थे एंड कार्नेलियन वहाँ से भी आता था, हम भी भेजते थे। एंड लैपिस लजुलाई अगेन हमारा जो सबसे प्राइम प्रोडक्ट था दैट वाज लैपिस लजुलाई। लैपिस लजुलाई वाज द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ आवर क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये बहुत ज़्यादा महंगा था एंड ये बहुत कम बिकने वाला, बहुत कम पाया जाने वाला था क्योंकि ये शॉर्टोगई में मिलता था। पूरे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये कहीं नहीं मिलता था, केवल शॉर्टोगई में मिलता था जो कि अफगानिस्तान में पड़ता। इसीलिए हमें ये अंदाज़ा लगता है कभी कभी कि चूंकि शॉर्टोगई अफगानिस्तान में पड़ता है और ये ट्रेड रूट में पड़ता है, इसी से ऊपर सेंट्रल एशिया जाया जा सकता है। इधर आप बात करें तो ईस्ट में आप चाइना जा सकते हैं, वेस्ट में ईरान जा सकते हैं, टर्की जा सकते हैं। तो लैपिस लजुलाई प्रोबेबली चाइना को भी एक्सपोर्ट किया जाता होगा हड़प्पन्स के द्वारा, हमने ये अंदाजा लगाया क्योंकि इधर से लैंड रूट से चाइना और सेंट्रल एशिया कनेक्टेड है। नाउ कमिंग टू द मेसोपोटामियन टेक्स्ट, तो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में इन तीनों का जिक्र करा गया, ओमान का भी, बहरीन का भी, हड़प्पा का भी। हड़प्पा को वहाँ पे मेलुहा नाम से रेफर किया गया। आप इन नाम को जरूर याद रखें क्योंकि एमसीक्यू में आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मगन, ओमान को मगन नाम से रेफर किया जाता था एंड बहरीन को वो लोग दलमुन नाम से रेफर करते थे। एंड मेलुहन्स को वो लोग कहते थे मेसोपोटामियन टेक्स्ट में कि इन लोगों को ना लड़ाई करना नहीं आता, लेकिन ये लोग समंदर के में बहुत बढ़िया ये लोग सी फेयर कर लेते हैं, मतलब बहुत समंदर में इनको कश्ती चलाना बहुत अच्छे से आता है। जहाज एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाया जाए, सामानों को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, ये चीज़ें इन लोगों को बहुत बढ़िया चली। तो मेलुहन्स यानी कि जो हड़प्पन्स थे, दे वर वेरी मच प्रोफिशिएंट इन शिप बिल्डिंग्स, हमें नाव बनाना बहुत बढ़िया आता था। वी वर प्रीटी मच एफिशिएंट इन शिप बिल्डिंग्स एंड वी वर सो मच आप कह लें तो रिस्क टेकर व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि ये सब मरीन ट्रेड है। ओमान, मेसोपोटामिया, बहरीन, यहाँ पे हम जाएंगे कैसे, लैंड रूट तो कोई है नहीं, तो हमें मरीन ट्रेड के थ्रू ही जाना पड़ेगा, समंदर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। मेसोपोटामिया को, बहरीन को या ओमान को अगर इतनी ज़्यादा सामानों को हम बेच रहे हैं, दैट डज सर्टेनली मीन कि हम एक बहुत बढ़िया किश्ती चालक होंगे, हमें नाव चलाना बहुत अच्छे से आता होगा एंड हमें समंदर का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। नाउ एक बार मैप देख लेते हैं जो ट्रेड नेटवर्क था। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक लैंड रूट है, ठीक है, यहीं पे शॉर्टोगई हमारा पड़ता है, ये लैंड रूट के थ्रू मेसोपोटामिया को जाता है।
ये हमारा मेसोपोटामिया का रीजन है, ये इजिप्शियन रीजन है, यहाँ पे हमारा ओमान पड़ता है, यहाँ पे हमारा बहरीन पड़ता है, एंड ये हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो या तो आप सामान को पर्शियन गल्फ के थ्रू मेसोपोटामिया पहुंचा दें, बीच में ओमान और बहरीन ही पड़ेंगे, या आप इस लैंड रूट के थ्रू सामानों को भिजवा दें। इजिप्ट तक भी प्रोबेबली सामान इसी लैंड रूट के थ्रू जाते होंगे, पहले हड़प्पा से मेसोपोटामिया सामान जाता होगा, फिर मेसोपोटामिया से इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग उसको कंज्यूम करते होंगे। तो दैट वुड बी प्रोबेबली द स्टोरी। हमें ये एविडेंस नहीं मिला कि हड़प्पन्स रेड सी को क्रॉस करके ट्रेड करते थे या नहीं करते थे, वो आसान रास्ता अपनाते थे, पर्शियन गल्फ के थ्रू ट्रेड किया करते थे, रेड सी का हमें एविडेंस नहीं मिला। तो विल नॉट क्लेम एनीथिंग कि इजिप्ट के साथ उनका डायरेक्ट ट्रेड था या नहीं था, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट ट्रेड तो जरूर था, क्योंकि इजिप्ट में अगर लैपिस लजुलाई का इस्तेमाल करा जा रहा तो शॉर्तोगई की ही लैपिस लजुलाई वो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ भी उतनी ज़्यादा मात्रा में लैपिस लजुलाई नहीं उपलब्ध था। तो ऐसा होता होगा कि हड़प्पन्स यहाँ लैपिस लजुलाई से मतलब शॉर्तोगई से सामानों को बेचते होंगे मेसोपोटामिया, फिर मेसोपोटामिया से वो रिवर के थ्रू, नाइल नदी के थ्रू आप कह ले तो इजिप्ट जाती होंगी। एक्चुअली इजिप्शियन सिविलाइजेशन टिकी ही थी नाइल रिवर के चलते। जैसे जितने भी सिविलाइजेशन आती है उनको रिवर की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस ज़माने में बुलक कार्ट्स नहीं होते थे, बड़े बड़े गाड़ियाँ या बसें नहीं हुआ करती थी, तो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिवर्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नाइल रिवर है, मेसोपोटामिया में आप देखेंगे तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स है, हड़प्पा में देखेंगे तो इंडस रिवर है एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज जितनी भी है वो है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बनाती है। यहाँ पे एक और ट्रेड नेटवर्क दिख रहा है जो कि आपके एनसीईआरटी में उल्लेखित है, ये हमारा मेलुहा हो गया, एंड यहाँ से पोर्ट सिटी एक बालाकोट है, लोथल है, इधर गल्फ ऑफ कैम्बे के थ्रू, पर्शियन गल्फ के थ्रू यहाँ पे मेसोपोटामिया जा जाता होगा, यहाँ पे लोथल में फिर अगेन मेसोपोटामिया जाता होगा पर्शियन गल्फ के थ्रू, यहाँ पे दिलमुन बहरीन पड़ता है, यहाँ पे हमारा ओमान पड़ता है। ओके, तो दिस इज बेसिकली द मैप ऑफ ट्रेड नेटवर्क। अब बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, एक जगह से दूसरी जगह सामान कैसे जाते थे, फॉरेन ट्रेड में भी, इंटरनल ट्रेड में भी। अगर हड़प्पा से बहुत ज़्यादा जाना है तो कैसे सामानों को ले जाया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन वेयर बुलक कार्ट्स यूज़ किए जाते थे। अगर लैंड रूट से सामान लेके जाना तो बुलक कार्ट्स यूज किए जाएंगे। अगर शिप्स के थ्रू सामान, अगर आप कह लें तो मरीन रूट के थ्रू बड़े बड़े जगहों पे लेके जाना है, जैसे लोथल से सामान मेसोपोटामिया जाएगा तो बड़े बड़े शिप्स चाहिए। एंड अगर इंटरनल ट्रेड है, लेट्स सपोज मेसोपोटामिया में ही लोग एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेड कर रहे हैं एंड उनको नदियों से गुजरने की जरूरत पड़ती है, टिग्रिस नदी को क्रॉस करने की, यूफ्रेट्स नदी की, तो वो शिप्स की जगह बोट्स का इस्तेमाल करेंगे, छोटे छोटे बोट्स। तो यहाँ पे आप बोट का एक मोटिव पे देख सकते हैं, मोटिव मतलब जो स्टील पे चीज़ें दर्शाई जाती है उनको हम लोग मोटिव कहते हैं। यहाँ पे आप एक मोटिव देखिए, ये सील है, यहाँ पे नाव का मोटिव बना हुआ है, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि नाव प्रोबेबली ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। यहाँ पे आप बुलक कार्ट की तस्वीर देख सकते हैं, तो यहाँ पे आदमी अगर बैठा है तो प्रोबेबली इसका इस्तेमाल या तो एग्रीकल्चर के लिए होता होगा, या नहीं तो इसको हम लोग ट्रेड या आप कह लो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो दिस वॉज बेसिकली ऑल अबाउट द फॉरेन ट्रेड। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड अगर आपको इस चैनल से जुड़ी किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब यट, आई वुड अर्ज कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज वी आर पुटिंग आउट मेनी इंटरेस्टिंग कंटेंट। हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर डाल रहे हैं वीडियोस। हमने मनुस्मृति को देखा, हमने वेदास को देखा, हमने स्मृति श्रुति के कॉन्सेप्ट को देखा, हमने सामंतवाद को देखा, इसके अलावा वही शॉर्ट हम लोग डालते हैं, इसके अलावा सब टॉपिक डालते हैं, इसके अलावा हम लोग एक शॉर्ट्स की सीरीज़ बनाते हैं पीपल यू मस्ट नो के तौर पे, यानी कि 1 मिनट के अंदर हम लोग आपको ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी से अवगत कराते हैं जो थोड़े से कम नोन है लेकिन उनका योगदान बहुत है हिस्ट्री में, एंड आगे चल के हम MCQ भी लॉन्च करने वाले बहुत जल्दी। उसके अलावा हम सोच रहे हैं कि वी विल बी अरेंजिंग अ डाउट सेशन, कि हफ्ते में 1 या 2 डाउट सेशन लिए जाए, एंड उसमें चैप्टर को पहले से प्री डिसाइडेड रख दिया जाए कि भाई इस चैप्टर से रिलेटेड ये डाउट सेशन है, एंड इसमें जितने भी बच्चे जिस भी टॉपिक से पूछेंगे डाउट, देन आई विल ट्राई टू आंसर इट इन अ बेटर मैनर। तो ये डाउट सेशन भी हमारे पाइपलाइन में है, तो मेनी थिंग्स आर going to come up, so make sure that you hit the subscribe button, make sure that you hit the bell icon. Thank you for watching, have a great day.